अध्याय 21। सबका गुस्सा भड़का। शेंग यांग ने ये का मैथ्स नोटबुक उठाया और बड़ी तेजी से पन्ने पलटने लगी। इतनी तेज कि ऐसा लग रहा था जैसे एक झलक में ही 10-10 लाइनों को पढ़ ले रही हो। कुछ ही मिनटों में उसने पूरा नोटबुक पढ़ लिया और बिल्कुल सही सलामत उसे वापस कर दिया। धन्यवाद, लेकिन अभी के लिए मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं लगा। उसने बहुत ही शांत और सौम्य आवाज में कहा। ये हक्का बक्का रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। बाकी सारे छात्र भी चौंक गए। किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या कहें। यहाँ तक कि फांग डुओ, जो शेंग यांग की सबसे बड़ी समर्थक थी, वो भी चुप रह गई। कोई सफाई नहीं सूझी उसे। अब क्लास में माहौल थोड़ा भारी हो गया। ऐसा लगने लगा जैसे सबको शेंग यांग से शिकायत हो गई हो। फांग डुओ को ये बात साफ नजर आ गई। उसने झटपट माहौल संभालने की कोशिश की और बोली, अरे भई, मैथ्स तो वैसे ही बहुत मुश्किल है। इतनी मोटी नोटबुक कैसे समझ में आएगी इतनी जल्दी? शायद उसके पिछले स्कूल में जवाब की शीट्स का चलन ही नहीं था। मैं उसे समझा देती हूँ मैथ्स के सवाल कैसे हल करते हैं और शीट कैसे भरते हैं। वैसे भी मेरी लेवल उससे ज्यादा मिलती है। शायद मेरी ट्रिक्स उसे ज्यादा आसानी से समझ आ जाए। अपने मन में खूबसूरती के साथ ज्यादती, ये तो मेरा दिल तोड़ने जैसा है। मुझे तो शेंग यांग की रक्षा करनी ही होगी। बाकी स्टूडेंट्स अभी भी नाराज थे, लेकिन खुलकर कुछ कह नहीं सकते थे। आखिरकार अगर कोई खुद पढ़ना नहीं चाहता तो जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती। लेकिन दिल ही दिल में सबको यही लग रहा था कि ये नई लड़की इस क्लास के लिए शायद फिट नहीं है। और ये बात भी खटक रही थी कि उसमें कोई टीम स्पिरिट नहीं दिख रही। ये थोड़े मायूस जरूर हुआ, लेकिन वो जैसा मस्तमौला लड़का था, जल्दी ही इस बात को भूल भी गया। फिर टेस्ट शुरू हो गया। टेस्ट की निगरानी कर रही थी मैडम चेनलैन। शेंग यांग ने कमाल कर दिया। उसे टेस्ट पूरा करने में 1 घंटे से भी कम वक्त लगा। पेपर जमा करके वो बाहर बालकनी में गई, बैग से अपनी अधूरी इंग्लिश किताब निकाली और दोबारा पढ़ने लगी, पूरी तल्लीनता से। क्लास के बाकी बच्चे फिर से निराश हो गए। उन्हें लग रहा था कि अगर वो इतनी लापरवाह रहेगी तो उसका क्या होगा। मैडम चेनलैन, जो अब तक मंच पर बैठी थी और कुछ खास काम नहीं था, यूं ही शेंग यांग का टेस्ट पेपर देखने लगी। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा, और फिर अचानक उन्हें लगा कि उनकी नजरें अपने आप पेपर पर टिक गई है। वो चाहकर भी उसे पढ़ना बंद नहीं कर पा रही थी। उन्होंने खुद को समझाया, नहीं, नहीं, देखना बंद करो। पर मन कहाँ मानता है। नजर बार बार उसी पेपर पर चली जाती। टेस्ट के बाद जैसे ही टेस्ट खत्म हुआ, क्लास में चारों ओर से आवाजें आने लगीं। ओफो, आज का पेपर तो बहुत ही मुश्किल था। मैं तो पूरा भी नहीं कर पाया। हमारा एवरेज स्कोर इस बार क्लास 1 से पीछे रह जाएगा। शायद क्लास 1 वालों का भी बुरा हो गया हो। किसी ने उम्मीद जताई। अरे कहा, हान जिंग्यू और शेंग यूए मैथ ओलंपियाड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। वो लोग कैसे खराब कर सकते हैं। चलो छोड़ो, वैसे भी उनसे हारने की आदत सी हो गई है। लेकिन फिर बीच में ही वो छात्र रुक गया। सबकी नजर शेंग यांग की ओर चली गई। फांग डुओ ने गुस्से से उस छात्र को घूरा और फिर नरमी से शेंग यांग की ओर मुड़ी। शेंग यांग, तुम हमारे साथ अपने जवाब चेक करना चाहोगी? वो उसे ग्रुप में शामिल करने की कोशिश कर रही थी, ताकि कोई उसे अकेला न करे। शेंग यांग ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में फिर वही गहराई और ठंडक थी। जरूरत नहीं है, उसने सीधा जवाब दिया। उसकी आवाज एकदम शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरी थी, क्योंकि जब वो पेपर हल करती थी, उसे पहले से पता होता था कि उसने कितने नंबर के जवाब सही किए हैं। उसे बार बार चेक करने का कोई मतलब नहीं लगता था। उधर शेंग परिवार का घर। शेंग यूंग यांग्यांग को स्कूल से लेने गया था, तो घर में फिलहाल कांग वेजिन और शेंग यूक्सी ही थे। कांग वेजिन को पता था कि आज यांग्यांग का टेस्ट है, इसलिए उसने 1 दिन पहले ही शेंग यूक्सी को घर बुला लिया था, ताकि वो बहन को मैथ्स में थोड़ा पढ़ा सके। अब शेंग यूक्सी क्या कर रहा था? वो सोफे पर पैर पसार कर बैठा था,
बिस्कुट खा रहा था और टीवी पर कार्टून देख रहा था। कांग वैजेन ने उसे घूरा। मैंने तुमसे कहा था ना कि अपनी बहन को मैथ्स पढ़ाओ। क्या किया तुमने? शेंग यूक्सी ने टीवी से नजर हटाए बिना जवाब दिया। मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। अगले हिस्से में क्या होगा? क्या शेंग यांग का पेपर वाकई सबको चौंका देगा? क्या टीचर चेन लैन को उसके अंदर कुछ ऐसा दिखेगा जो बाकी नहीं देख पाए? और क्या घर पर शेंग यांग को लेकर कोई नई चर्चा शुरू होगी? जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि ये कहानी अब धीरे धीरे एक अलग ही मोड़ लेने वाली है। अध्याय 22। बेचारा छोटा लड़का। तो बात कुछ यूं थी। जैसे ही अगला पल आया, कांग वेझिन माँ ने अचानक अपने बेटे शेंग यूशी के सिर पर अपनी उंगली के गठीले पोर से जोर से थपका मार दिया। एकदम चौंका देने वाला वार। आउच! बेचारा शेंग यूशी अपना खूबसूरत चेहरा हाथों से ढकते हुए करा उठा और बड़े ही दुखी, मासूम लहजे में बोल पड़ा। मम्मा, दीदी तो मुझे ट्यूशन करवाना ही नहीं चाहती थी। माँ का गुस्सा तो जैसे आसमान छू गया। तो तुमने भी बस छोड़ दिया? जरा जिद करके समझा नहीं सकते थे? तुम्हारी बहन बस तुम्हें तंग नहीं करना चाहती थी। बस इतना ही। कांग वेझेन बुरी तरह परेशान हो गई थी। वो बार बार लिविंग रूम में इधर से उधर चहलकदमी करने लगी। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो तुरंत सतर्क हो गई। उन्होंने शेंग यूशी की तरफ इशारा किया और धीरे मगर सख्त आवाज में चेतावनी दी। अब मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी, लेकिन याद रहे, जब तुम्हारी बहन अंदर आए तब एग्जाम का जिक्र भी मत करना, समझे? हाँ, शेंग यूशी ने सर झुकाकर कहा और अपना सिर सहलाने लगा जहां अब तक दर्द हो रहा था। तभी दरवाजे से शेंग यांग अंदर आ चुकी थी। माँ का मूड जैसे पलक झपकते ही बदल गया। आवाज में मिठास घुल गई। ओ यांग यांग, तुम आ गई? थक तो नहीं गई? चलो बैग मुझे दो, जूस पियो और थोड़ा केक खाओ। एकदम प्यार भरी माँ की तरह पेश आई। ये सब देखकर शेंग यूशी की आंखें फटी रह गईं। वो तो एक पल को अपना सिर सहलाना भी भूल गया। मम्मा को तो ऑस्कर मिल जाना चाहिए। क्या एक्टिंग की है, उसने मन ही मन सोचा। मगर दिल से वो मानता था कि माँ गलत नहीं थी। बहन तो अभी अभी घर लौटी थी और हो सकता है वो उसे परेशान नहीं करना चाहती हो। तो अब उसने बहन को मनाने का मन बनाया। वो बिस्किटों की प्लेट लेकर आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, दीदी, ये बिस्किट। लेकिन तभी, चुप हो जा! कांग वेझेन अचानक पलटीं और जोर से चिल्लाईं। इतना जोर से कि पास बैठे शेंग यू पापा भी चौंक गए। बेचारा शेंग यूशी तो बस पलके झपकता रह गया। उसे तो बस इतना कहना था कि दीदी, ये बिस्किट बहुत टेस्टी हैं, जरा चखकर देखो। पर अब डांट सुनकर उसका दिल टूट गया। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप ऊपर अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर उसने अपना मोबाइल उठाया और एक नंबर डायल किया। सेकंड ब्रदर, तुम कब वापस आओगे? काफी देर बाद फोन उठा और दूसरी तरफ से एक बेहद सॉफ्ट और प्यारी आवाज आई। यूशी, मैं अभी पियानो बजा रहा था। क्या हुआ? शेंग यूशी चुप रहा। फोन के उस पार था शेंग हानजिंग, शेंग परिवार का दूसरा बेटा। बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव का लड़का। उसे तुरंत शक हुआ और उसने सीधा पूछ लिया, क्या बात है? बहन से जुड़ा कुछ है क्या? वो अपने परिवार में सबसे ज्यादा संवेदनशील था और सबसे होशियार भी। एक ही पल में बात भांप गया। नहीं, बेचारा शेंग यूशी अपनी नाक छूते हुए बोला, दीदी बहुत अच्छी है। 2 दिन पहले तो उन्होंने मुझे एक संतरा भी दिया था। वो बहुत जल्दी मना लिया जाने वाला लड़का था। उसे अपनी दीदी बहुत पसंद थी, क्योंकि उनकी सादगी और शांत स्वभाव में उसे अपने सबसे बड़े भाई की झलक मिलती थी। मगर न जाने क्यों, जब से दीदी वापस आई थी, माँ का बर्ताव कुछ अजीब सा लगने लगा था। हाँ, पहले भी माँ उसे कभी कभी डांट देती थी, लेकिन अब तो जैसे बात बात पर भड़क उठती थी। और दीदी के लिए तो जैसे माँ का दिल एकदम पिघल जाता था। हर वक्त उनका बचाव करती। फोन पर खड़े शेंग हानजिंग हल्की सी मुस्कान के साथ पूछ बैठे, माँ ने डांटा क्या?
वो इस वक्त सड़क पर खड़ा था, हाथ में मोबाइल और तन पर एक स्टाइलिश बेज ट्रेंच कोट। एकदम किसी मॉडल जैसा दिख रहा था। फिर अचानक उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने धीमे लेकिन बेहद गंभीर स्वर में कहा, जब बहन खो गई थी उस वक्त तुम बहुत छोटे थे, शायद तुम्हें याद भी नहीं होगा, लेकिन मुझे आज भी याद है वो दिन जब पापा गुस्से से नहीं बल्कि खुद पर शर्मिंदा होकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए थे और अपना सिर पकड़कर रो रहे थे। शेंग यूशी हैरान रह गया। तुम्हारा मतलब पापा? हमारे पापा? वो ही पापा जो बिजनेस की दुनिया के बादशाह माने जाते हैं, जिनका नाम सुनते ही लोग कांपते हैं? और क्या तुमने कभी माँ को देखा है जब वो इतना रोई थी कि लग रहा था जैसे अपनी जान ही दे देंगी? शेंग यूशी की आवाज अचानक रुक गई। गले में कुछ अटक सा गया। उसने आंखें झुका ली। उसके दिल में जैसे कुछ टूट सा गया हो। शेंग हानजिंग थोड़ी देर चुप रहा, फिर बेहद धीमे स्वर में बोला, मैंने वो सब देखा था। उस एक पल में शेंग यूशी सब समझ गया। सेकंड ब्रदर, अब मैं समझ गया। मैं जानता हूँ अब मुझे क्या करना है। शेंग यूशी भले ही छोटा था लेकिन समझदार भी था। बात को फौरन पकड़ लिया। फोन के उस पार शेंग हानजिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। उसने धीरे से अपनी उंगलियों से मोबाइल स्क्रीन पर अपनी बहन की तस्वीर को छुआ, वो तस्वीर जो माँ ने उसे भेजी थी। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, मगर चेहरा वैसे ही शांत और प्यारा, जैसे कोई रोशनी से भरा देवता। यूशी, मैं बहुत जल्द चीन वापस आ रहा हूँ। अब वो और इंतजार नहीं कर सकता था। वो घर लौटना चाहता था, अपनी बहन को देखने, उस अधूरे प्यार को पूरा करने। अध्याय 23। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, दीदी। सुबह का वक्त था। घर में हलचल थी, क्योंकि आज शेंग यू और कांग वेझेन, मम्मी पापा, दोनों को ऑफिस जाना था। बहुत जरूरी मीटिंग थी, बोर्ड मीटिंग। कांग वेझेन अपने पति की टाई ठीक से बांध रही थी, लेकिन उनकी नजर बार बार एक कोने से शेंग यांग पर जा रही थी, जैसे वो कुछ सोच रही हों। धीरे से, प्यार भरे लहजे में बोली, यांग यांग, आज तुम्हें स्कूल ड्राइवर छोड़ देगा, ठीक है? लेकिन तभी एक झोंके की तरह कोई सामने आया, बिल्कुल जैसे हवा में उड़ा चला आया हो। शेंग यूशी, मम्मी पापा का तीसरा बेटा और यांग का छोटा भाई, सीना ठोकते हुए बोला, मम्मा, आप तो मुझे भूल ही गई। मैं दीदी को स्कूल छोड़ सकता हूँ। माँ को थोड़ा शक हुआ। तुम? उन्होंने भौहें चढ़ाई। यूशी को ड्राइविंग लाइसेंस तो बस 1 साल पहले ही मिला था, जब उसने स्कूल पास किया था। लेकिन वो मुस्कुराते हुए दीदी की तरफ देखा और बोला, मैं ले चलता हूँ आज दीदी को स्कूल। माँ बाप दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, और फिर हल्की सी सुकून भरी मुस्कान आई। कांग वेझेन ने कहा, ठीक है बेटा, तुम अपनी बहन को ले जाओ, लेकिन ध्यान से गाड़ी चलाना। जी मम्मा। यूशी ने झटपट दीदी का स्कूल बैग उठाया और एक स्टाइलिश हीरो की तरह अपने कंधे पर लटका लिया। वो दोनों जैसे ही गैराज की ओर बढ़े, अचानक शेंग यूशी का मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। उसने उत्साह में कॉल उठाया। हेलो? फोन के दूसरी तरफ एक प्यारी सी लड़की की आवाज आई। थर्ड ब्रदर, क्या तुम घर पर हो? हमारे ड्राइवर ने आज छुट्टी ले ली है। क्या तुम मुझे स्कूल छोड़ दोगे? ये आवाज थी शेंग यू की चचेरी बहन, शेंग युए की। अब शेंग युए किसी टैक्सी में तो बैठने से रही। उसे टैक्सी में गंध और झटकों से सख्त नफरत थी। यांग ने ये सुन लिया। उसने अपनी शहद जैसी आंखों से शेंग यूशी की तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर तुम बिजी हो तो ड्राइवर मुझे छोड़ देगा। कोई बात नहीं। शेंग यूशी तो डर गया, कहीं दीदी मुंह फेरे बिना कुछ कहे निकल ना जाए। बस इसी डर से उसने हाथ हिलाया और तुरंत कॉल पर बोला, युए, आज नहीं हो पाएगा। मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं रख रहा हूँ। थर्ड ब्रदर? हेलो? थर्ड ब्र। बीप, बीप, बीप। उसने फोन काट दिया। फोन के दूसरी तरफ शेंग युए सन्न रह गई। उसके थर्ड ब्रदर ने पहली बार उसका कॉल काटा था। वो तो हमेशा से उसके बहुत करीब रहा था, जैसे सगा भाई हो।
लेकिन आज क्या बात इतनी जरूरी थी? उससे भी ज्यादा जरूरी? उसके दिमाग में एक शक उठा। क्या थर्ड ब्रदर को कोई गर्लफ्रेंड मिल गई है? ये सोचते ही उसका मन एकदम कसैला हो गया। जरूर कोई बहुत ही स्वार्थी लड़की होगी, उसने मन में खींचते हुए सोचा। गुस्से और मायूसी में शेंग युए को मजबूरी में टैक्सी लेनी पड़ी, और टैक्सी वाकई वैसी ही निकली जैसी उसे डर था। गंदी, हिचकोले मारती और परेशान कर देने वाली। उसका दिन तो जैसे शुरू होते ही बिगड़ गया। स्कूल गेट पर शेंग युए की दोस्त लू शू से उसकी मुलाकात हुई। लू शू ने हैरानी से पूछा, युए, तुम टैक्सी से आए आज? शेंग युए ने बनावटी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ड्राइवर ने छुट्टी ले ली थी। असल में लू शू का भी अच्छा खासा रुतबा था, और शेंग युए किसी के सामने कमजोर या छोटे परिवार वाली तो बिल्कुल नहीं दिखना चाहती थी। अरे हाँ, लू शू कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी नजर दूर खड़ी एक चमचमाती, शानदार वीसमैन कार पर पड़ी। वो देखो, क्या वो तुम्हारे भाई की कार नहीं है? उसने उंगली उठाकर दिखाया। क्योंकि शेंग फैमिली में बस एक ही लड़की थी, इसलिए युए अपने तीनों कजिन्स को भाई ही कहती थी। लू शू की आंखें चमक उठीं। आवाज में जोश आ गया। वाह युए, लगता है भाई यूशी तुम्हें लेने आए हैं। अब भला वो स्कूल में कौन नहीं जानता था शेंग यूशी को। 1 साल पहले ही उसने यान सिटी हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया था, लेकिन आज भी उसका नाम स्कूल में जैसे हवा में तैरता था। हैंडसम लुक्स, बढ़िया पढ़ाई, बेमिसाल बास्केटबॉल स्किल्स। वो तो स्कूल की हर लड़की का ड्रीम बॉय था, और युए को तो उसका फायदा भी खूब मिलता था। लड़कियां उससे दोस्ती करती, गिफ्ट्स लाती, बस ताकि वो किसी तरह थर्ड ब्रदर की नजरों में आ जाए। अब युए की आंखें भी चमक उठीं। थर्ड ब्रदर स्कूल आए? लेकिन क्यों? उसके मन में बस एक ही ख्याल आया। शायद उसे अपने बर्ताव का पछतावा हुआ हो। शायद उसने उस दूसरी लड़की को छोड़कर अब मुझे मनाने की ठानी हो। अध्याय 24। एक काला घोड़ा। सड़क किनारे, स्कूल गेट के पास शेंग युए और लू शू अब भी खड़ी थी। लू शू ने अपनी घड़ी देखी और धीरे से बुदबुदाई, लेकिन हम तो लेट हो जाएंगे। शेंग युए ने थोड़ा घमंड से मुस्कुराते हुए कहा, लू शू, तुम चाहो तो पहले अंदर चली जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी। इतना कहकर वो सीधे वीसमैन कार की तरफ चल पड़ी, जहां उसकी उम्मीदें जगी थी। लू शू कुछ पल तक झिझकती रही, फिर हारकर जोर से चिल्लाई, भाई यूशी से मिलना ज्यादा जरूरी है या स्कूल में टाइम से पहुंचना? तो मैं तो भाई को ही चुनूंगी। वो भी दौड़कर शेंग युए के साथ हो ली। शेंग युए मुस्कुराई, जैसे वो पहले ही जानती हो कि ऐसा होगा। उसने हल्के से सिर हिलाया और थोड़े रौब से बोली, जब मेरे भाई से मिलो तो जरा तहजीब से बात करना, ठीक है? हाँ, मुझे सब पता है। लू शू के चेहरे पर चमक थी। वो शेंग यूशी की दीवानी थी, और शेंग युए के जरिए बस एक झलक पाने को तैयार रहती थी। तभी कार धीरे से रुकी, और सबसे पहले बाहर निकले शेंग यूशी। शेंग युए तो इंतजार नहीं कर पाई, दूर से ही चिल्ला उठी, थर्ड ब्रदर। लेकिन शेंग यूशी उसकी आवाज जैसे सुनी ही नहीं। वो तो सीधे कार के दूसरी तरफ गया और बड़ी ही नरमी और ध्यान से पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला। अब शेंग युए और लू शू दोनों के चेहरों पर हैरानी थी। अंदर कौन है? और थर्ड ब्रदर इतने अटेंटिव क्यों है उस लड़की के लिए? अब नज़ारा ऐसा हो गया कि स्कूल के गेट पर खड़े कई स्टूडेंट्स उधर देखने लगे। कई बच्चों को अब भी शेंग यूशी याद था, भले ही उसे ग्रेजुएट किए 1 साल हो गया था। हालांकि नए स्टूडेंट्स उसे पहचानते नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने उसे देखा तो नजरें ठहर गईं। 183 सेंटीमीटर का कद, बास्केटबॉल प्लेयर जैसी तंदुरुस्ती, गोरा गेहुआ रंग, ढीली बेज हुडी और काले पैंट्स। हैंडसम? बिल्कुल। स्टाइलिश? पूरा फिल्मी हीरो। शेंग यूशी ने दरवाजा खोला, और उससे पहले कि कोई बाहर निकलता, उसने बड़ी नरमी से कहा, मैं तुम्हारा बैग पकड़ लेता हूँ। और फिर जैसे किसी बच्चे को मनाते हैं, वैसी टोन में। लेकिन जैसे ही उसने बैग उठाया,
चेहरा बिगड़ गया। इतना भारी? ये तुम हर दिन उठाती हो? उसने भौहें चढ़ाई। उसे अपने स्कूल टाइम की मेहनत याद आ गई। वो लड़की थी, शेंगयांग। शेंग युए और लू शू वहीं खड़ी रह गई, एकदम अजीब स्थिति में। लू शू ने चुपके से शेंग युए की तरफ देखा। उसका चेहरा तो एकदम काला पड़ गया था। लू शू ने धीरे से पूछा, क्या हम अब भी थर्ड ब्रदर के पास जाएं? शेंग युए ने बिना कुछ कहे भारी कदमों से उल्टा मुड़ गई, एक भी शब्द बोले बिना। दृश्य बदलता है। स्कूल ऑफिस में कक्षा 11 के गणित टीचर्स कल की टेस्ट कॉपियां चेक कर रहे थे। पेपर सब सील किए गए थे, मतलब किसी को ये नहीं पता था कि किसने किसका पेपर चेक किया। काफी देर चेकिंग के बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई और फिर शुरू हुई टीचर्स की अपनी छोटी सी मजेदार शर्तबाजी। मुझे तो लगता है हान जिंग्यू और शेंग युए फिर से पहले और दूसरे नंबर पर होंगे, दूसरे टीचर ने कहा। जरूरी नहीं, इस बार पेपर बहुत मुश्किल था और शेंग युए ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उसकी हैंडराइटिंग मैं पहचानता हूँ। अगर तुम गलत निकले तो मुझे डिनर ट्रीट देना पड़ेगा। चलो, मंजूर है। फिर एक टीचर ने एक कॉपी उठाई और बोला, ये हान जिंग्यू की होनी चाहिए। उसकी हैंडराइटिंग अलग ही होती है, बिल्कुल साफ सुथरी। 148 अंक। सब हैरान नहीं हुए। हान जिंग्यू हमेशा स्टेबल परफॉर्मर था। मुश्किल पेपर के बावजूद भी वो अच्छे नंबर लाया। लेकिन तभी एक और टीचर ने एक नई कॉपी उठाई और चौंक कर बोला, तुमने कहा कि 148 वाला पेपर हान जिंग्यू का है, तो फिर ये किसका है जिसमें 150 अंक हैं? पूरा स्टाफ दंग रह गया। सब ऐसे भागे जैसे कोई खजाना मिल गया हो उस कॉपी को देखने। इस पेपर में तो नेशनल मैथ्स ओलंपियाड के सवाल तक थे। पूरे 150? कहीं गलती तो नहीं? टीचर्स की आंखें फैल गईं और कमरे में एक सन्नाटा छा गया। कौन था वो छात्र? एक अनदेखा चेहरा, एक काला घोड़ा, जिसने सबको चौंका दिया। अध्याय 25, खूबसूरत पर बेवकूफ ट्रांसफर स्टूडेंट। स्कूल के ऑफिस में दर्जनों टीचर्स की निगाहें एक ही परीक्षा पत्र पर टिकी थी। सभी चुपचाप उस पेपर को बार बार देख रहे थे। सबने मिलकर पुष्टि की, हाँ, ये विद्यार्थी सच में फुल मार्क्स लाया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस पेपर की हैंडराइटिंग तो हान जिंग्यू से भी बेहतर निकली। पर कोई भी ये पहचान नहीं पा रहा था कि ये किसका पेपर है। एक टीचर ने शक करते हुए पूछा, क्या ये शेंग युए का हो सकता है? क्या उसने हाल ही में अपनी हैंडराइटिंग बदली है? दूसरे ने कहा, हाँ, ऐसा हो सकता है। 138 अंक वाला ये पेपर तो उसका नहीं लग रहा। वो तो पूरे ग्रेड में टॉप 10 में भी नहीं आया था। उसकी परफॉर्मेंस हमेशा अलग होती है। फिर सबने सिर हिलाकर कहा, अब सब समझ में आया। सबकी नजरें एक बुजुर्ग टीचर पर टिकीं, जो बहुत ही शांत और गंभीर दिखते थे। श्री झेंग जी, वो कक्षा 1 के गणित के टीचर थे। पढ़ाने में बहुत मेहनती, लेकिन स्कूल के नेतृत्व ने उन्हें क्लास टीचर बनने का ऑफर दिया था, जिसे उन्होंने साफ मना कर दिया था। शेन लान, जो कक्षा 7 की टीचर थीं, बस सिर झुकाए सोच में डूबी थीं। चूंकि परीक्षा की कॉपियां अभी खुली नहीं थीं, इसलिए उन्होंने कुछ कहने से परहेज किया। श्री झेंग ने सोचा कि शेन लान शायद थोड़ी मायूस है, क्योंकि इस बार उनकी कक्षा नंबर 1 को पीछे छोड़ नहीं पाई। उन्होंने शेन लान से कहा, आपकी क्लास पिछली बार औसत स्कोर में हमसे बस 1 अंक पीछे थी। आपकी क्लास ने बहुत अच्छा किया है। शेन लान ने जवाब देने को मुंह खोला, पर फिर कुछ कहे बिना निगाहें झुका लीं। क्लास 1 में एक लड़का तेजी से दौड़ता हुआ पोडियम पर चढ़ा और चिल्लाया, बड़ी खबर! मैंने अभी अभी टीचर्स ऑफिस के पास से सुना कि गणित की परीक्षा के पहले और दूसरे नंबरों के रिजल्ट्स आ गए हैं। एक और लड़का, जो ऊब चुका था, कुर्सी पर हाथ रखकर बोला, हाँ, बताओ ना। पहले नंबर पर तो हमेशा की तरह गॉड हान है और दूसरे नंबर पर शेंग युए। सब हंसने लगे। हाँ, क्लास 7 के बेवकूफों को लगता है वो हमें पछाड़ पाएंगे, पर हमने फिर से उन्हें मात दे दी। एक ने तंज कसा,
हमारे पास तो गॉड हान और शेंग युए हैं, लेकिन उनके पास कौन है? वो खूबसूरत पर बेवकूफ ट्रांसफर स्टूडेंट? मजाक है। पर अचानक पोडियम पर खड़ा वही लड़का रहस्यमय लहजे में बोला, तुम सबकी गलतफहमी है। हंसी तुरंत बंद हो गई। एक लड़की उठी और जोर से बोली, क्या तुम कह रहे हो टॉप 2 में से कोई क्लास 7 से है? सभी हंसने वाले बच्चे गंभीर हो गए, आंखें फाड़कर पोडियम वाले लड़के की तरफ देखने लगे। उसने गले में खराश लेकर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जल्दी बताओ, रहस्य मत रखो। और फिर उसने बड़े गर्व से घोषणा की, पहला नंबर शेंग युए का है और दूसरा नंबर गॉड हान का। वाह, बधाई हो मेरी देवी। कोई हंसते हुए बोला, तुमने आखिरकार गॉड हान को पीछे छोड़ दिया, लेकिन उसे भी धन्यवाद देना चाहिए। आखिर वो अक्सर तुम्हें मैथ्स के सवाल समझाता रहता है। किसी ने शेंग युए को आंख मारी। शेंग युए चौंक गई। सभी की तारीफ सुनकर वो अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसने इस बार सच में हान को पछाड़ दिया। इस बार के पेपर बहुत मुश्किल थे। उसने सारे सवाल हल कर दिए थे, लेकिन कुछ सवालों के जवाब लेकर वो अनिश्चित थी। क्या हो सकता है कि उसने सारे जवाब सही अंदाजे से लगाए हों? लेकिन अब तालियां और तारीफें उसके चारों ओर थीं, और उसका घमंड चुप हो गया था। और तब हान जिंग्यू ने ये सुना, अपनी आंखें उठाईं, किताब नीचे रखी, शेंग युए के टेबल की तरफ बढ़े और बड़े दिल से कहा, बधाई हो, धन्यवाद। मैं तो बस किस्मत की बात कहूंगी। शेंग युए ने इस एहसास का आनंद लिया। हान जिंग्यू उसकी तरफ देख रहा था, जैसे उसकी आंखों में वो खुद को देख रही हो। आमतौर पर हमेशा शेंग युए ही हान जिंग्यू से सवाल पूछती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। नीचे देखते हुए उसने धीरे से कहा, मुझे सवाल समझाने के लिए शुक्रिया। वहीं क्लास 7 में भी ये खबर पहुंची। सबके चेहरे मायूस थे। कोई मुस्कुराहट नहीं, न कोई उत्साह, बस खामोशी और निराशा। अध्याय 26, एक अच्छी और एक बुरी खबर। धड़ाम। क्लासरूम में किसी ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। फिर से वही क्लास 1, हमेशा वही क्लास 1। किसी ने धीरे से कहा, क्या करें? हमारी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी। ऐसी बात मत कहो। पर सच्चाई तो यही है, जब से हाई स्कूल शुरू हुआ है, क्या हमने कभी उन्हें हराया है? इतनी मायूसी भरे माहौल में अचानक वो ये खड़ा हुआ। आवाज में दम था, आंखों में जोश। सुनो साथियों, क्लास 1 को हमेशा स्कूल की सबसे अच्छी सुविधाएं मिली है। अगर हम उन्हें हराते, तो क्या वो अपनी शक्ल दिखा पाते? शर्म से डूब जाते। पर देखो, जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे, तो हमारी रैंक पूरे 15 सेक्शन में मिड में थी। और अब सिर्फ क्लास 1 से पीछे हैं, और वो भी सिर्फ 1 नंबर से। सोचो, हमने कितना लंबा सफर तय किया है। उसकी बात सुनकर सबके चेहरों पर थोड़ी सी उम्मीद की रोशनी लौटी, लेकिन फिर भी दिलों में जो हार की टीस थी, वो पूरी तरह मिट नहीं पाई, जैसे मंजिल पास दिख रही थी, पर अचानक कोई उसे और दूर ले गया हो। ऐसे में दुख तो होता है ना? शेंग यांग ने बगल में बैठी फांग डुओ से पूछा, इन्हें क्लास 1 को हराने की इतनी फिक्र क्यों है? फांग डुओ ने अपने गोलमटोल चेहरे को दोनों हाथों से थामते हुए कहा, ये सब फर्स्ट ईयर में शुरू हुआ था। तब स्पोर्ट्स मीट में हमारी क्लास का मुकाबला क्लास 1 से हुआ। क्लास 1 ने नियम तोड़े थे, लेकिन रेफरी ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। हम हार गए, और क्लास 1 के स्टूडेंट्स को कोई शर्म नहीं आई। उल्टा वो तो और अकड़ गए। बोले, एलीट्स तो एलीट्स होते हैं, और कचरा कचरा ही रहेगा। तभी से क्लास 1 और क्लास 7 के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। इसी बीच उनकी क्लास टीचर शेन लान हाथ में एग्जाम पेपर का बंडल लेकर तेजी से अंदर आई। ओ ये ने मुस्कराकर कहा, मैम, हमें दिलासा देने की जरूरत नहीं है। मैं सबको पहले ही समझा चुका हूँ। ज्यादा दिलासा देना उल्टा असर करेगा। शेन लान चौंकी। मैं क्यों तुम्हें दिलासा दूंगी? और फिर उन्होंने कुछ समझते हुए मुस्कराकर सबकी ओर इशारा किया। ओह! उनकी आवाज में बहुत कुछ छुपा हुआ था, जैसे कह रही हों,
इन बेचारों को असली बात का तो पता ही नहीं। अब उन्होंने गहरी सांस ली और गंभीरता से बोला, तो सुनो, इस बार तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है। कई स्टूडेंट्स के नंबर गिरे हैं, खासकर तुम हो। ये सारी क्लास तुम गणित के क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो और तुम्हारे नंबर कभी 145 से नीचे नहीं आते थे, लेकिन इस बार बस 142 अंक। प्यार के साथ थोड़ी डांट भी जरूरी होती है। हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। शेन लान का मानना था, हर बच्चे को उसकी प्रकृति के अनुसार सिखाना चाहिए। ये अगर ज्यादा तारीफ सुन ले तो सिर चढ़ जाता है, इसलिए कभी कभी उसे नीचे लाना जरूरी था। असल में 142 अंक फिर भी बहुत अच्छे थे, लेकिन ये बात शेन लान जानती थी, बच्चों को नहीं। ये का चेहरा उतर गया, उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसे भी लगता था पेपर कुछ ज्यादा ही मुश्किल आया था इस बार। शेन लान ने फिर समझाते हुए कहा, ये तुम बहुत होशियार हो, मुझसे तुम्हारी बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन इस बार तुम आखिरी सवाल नहीं कर पाए। वो सवाल किसी नए टॉपिक से नहीं था, बस समझ की परीक्षा थी। इसका मतलब है तुमने अब तक जो सीखा है उसे पूरी तरह नहीं समझा है। बाकी स्टूडेंट्स को टीचर की बात ज्यादा समझ नहीं आई, उन्हें सिर्फ यही सुनाई दिया, ये का पेपर अच्छा नहीं गया, लो हो गया, अब तो हमारा एवरेज स्कोर भी गिर गया होगा। पिछली बार बस एक नंबर पीछे थे, अब सब मेहनत बेकार गई। तभी शेन लान ने हाथ डेस्क पर टिकाकर कहा, ठीक है, बुरी खबर तो सुना दी, अब सुनो, एक अच्छी खबर भी है। उनकी आंखें सीधे स्टूडेंट्स के चेहरे पड़ रही थी, जो अब निराश और थके हुए दिख रहे थे। अध्याय 27, एक नया भगवान। क्लास के हर स्टूडेंट ने गर्दन तिरछी कर ली, पूरी तरह से कंफ्यूज। गुड न्यूज, अब क्या बचा? शेन लान मैम ने तो खुद कहा था कि कई बच्चों के मार्क्स गिर गए हैं, फिर क्या अब भी कुछ अच्छा हो सकता है? और मान भी लो कि इस बार पेपर मुश्किल आया था, मान लो कि क्लास 1 के भी मार्क्स खराब हुए हों, लेकिन फिर भी क्लास 7 का उनसे आगे निकल पाना लगभग नामुमकिन लगता था। ऊपर से वो ट्रांसफर स्टूडेंट भी तो उनकी क्लास में है। तभी शेन लान ने गहरी नजर से सबको देखा और धीरे से बोली, इस बार हमारी क्लास में एक डार्क हॉर्स निकली है। मुझे लगा था कि मैं उसे पहचान गई हूँ, पर मैं गलत थी। उन्होंने सिर हिलाया, एक लंबी सांस ली और फिर एक कोने की ओर देखने लगी। वहां शेंग यांग अपने में मग्न किताब पढ़ रही थी, एकदम शांत, एकदम केंद्रित। फांग डुओ ने अपनी ओर इशारा किया, मैं हूं क्या? मन ही मन। लेकिन ये सपना बस 3 सेकंड ही चला, क्योंकि शेन लान ने अगले पल कहा, इस स्टूडेंट ने इस बार के एग्जाम में फुल मार्क्स लिए हैं। पफ! फांग डुओ का मुंह खुला का खुला रह गया। ना बाबा ना, ये तो मैं नहीं हो सकती। फुल मार्क्स? और मैं? इस जन्म में नहीं। भाड़ में जाए। फुल स्कोर? किसने किया है ये कमाल? ये तो पहले ही आउट हो चुका है। एक स्टूडेंट तो इतनी हैरानी में था कि शेन लान के सामने ही गाली दे बैठा। शेन लान ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, पूरे ग्रेड में इस बार सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने फुल मार्क्स लिए हैं, और वो हमारी क्लास से है। सन्नाटा, ऐसा जैसे किसी के गले में अखरोट अटक गया हो। सबकी सांसें थमसी गईं। भगवान हान हार गया? जी हाँ, हान जिंग्यू, जिसे सब गॉड हान कहते थे, क्योंकि पिछले 3 सालों में उसने कभी मैथ्स में पहला स्थान नहीं खोया था। आज इतिहास बदल गया था। कुछ स्टूडेंट्स ने आखिर हिम्मत जुटाकर कहा, मैम, अब सस्पेंस मत बनाओ, बता ही दो कौन है वो डार्क हॉर्स। शेन लान मुस्कराते हुए पेपर उठाती है। बधाई दो शेंग यांग को, इस बार 150 में से पूरे 150 नंबर आए हैं, पूरे ग्रेड में पहली पोजीशन। सन्नाटा और गहराया, समय जैसे थम गया। जिन चेहरों पर कभी शरारत और जोश होता था, वो अब एकदम मोम की मूर्तियों जैसे लग रहे थे। शेंग यांग अपने पेपर की ओर हाथ बढ़ाने ही वाली थी, लेकिन वो क्लास की बीच वाली सीट पर थी, इसलिए उठना थोड़ा मुश्किल था। उसे जो किताब पढ़नी थी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी,
वो इतनी दिलचस्प लग रही थी कि पेपर उठाने का मन ही नहीं हो रहा था। तो उसने धीरे से फांग डुओ से कहा, क्या तुम मेरा एग्जाम पेपर उठा सकती हो? थैंक यू। उसकी आवाज भले ही हल्की थी, लेकिन उसमें एक संगीत जैसी मिठास थी, जैसे किसी वीणा के तार छेड़े हों। हो? फांग डुओ चौंक गई। बीच में बैठे स्टूडेंट्स कभी कभी अपने साथियों से पेपर लाने को कहते थे, या तो शर्म की वजह से या सिर्फ सहूलियत के लिए। लेकिन यहाँ तो बात अलग थी। शेंग यांग तो टॉपर बनी है। क्या उसे वो जलन भरी नजरों की गर्मी नहीं चाहिए थी? वो वाहवाही, वो वाहवाह? लेकिन नहीं। भगवानों की सोच आम लोगों से अलग होती है। शेंग यांग अब भी किताब पढ़ने में डूबी थी, जैसे ये फुल मार्क्स की खबर उसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं हो। फांग डुओ ने एक लंबी सांस ली और उठ गई। ठीक है, आज मैं उस पेपर को उठाऊंगी जो सपनों में भी नहीं मिला। जब उसने पेपर उठाया तो उसे खजाने की तरह संभाला। एक भी किनारा मुड़ ना जाए, बस यही ध्यान रहा। पूरा पेपर लाल लाल टिकों से भरा था, एक भी क्रॉस नहीं। ऐसी चीज तो उसने सिर्फ सपनों में देखी थी। वापस जाकर उसने बड़ी श्रद्धा से पेपर शेंग यांग को सौंपा। शेंग यांग ने उसे बस एक नजर देखा, फिर बिना किसी भाव के बीच से मोड़कर साइड में रख दिया, जैसे कह रही हो, जो गलती ना करे उसका पेपर मेरे किसी काम का नहीं। फांग डुओ को उस बेचारी उत्तर पुस्तिका पर तरस आने लगा। काश मेरे पास ऐसा पेपर होता, तो मम्मी पापा उसे म्यूजियम में रखवा देते। बाकी क्लास अब भी सदमे में थी। सारी निगाहें अब उसी शांत लड़की पर टिकी थीं। नए भगवान पर। पहले यान सिटी हाई स्कूल में एक ही गॉड था, हान जिंग्यू। अब शेंग यांग आ चुकी थी। वो भी मैथ्स में नंबर 1 बन चुकी थी। क्लास 7 का सपना पूरा हो गया था। भले ही सिर्फ मैथ्स में सही, लेकिन जीत तो जीत होती है। शेन लान मुस्कराईं। अब बहुत हुआ उत्साह। अब सुनो दूसरी अच्छी खबर। क्या? दूसरी भी है? कौन सी? लगता है मैं भी टॉपर बन गया हूँ। हाँ हाँ हाँ, सपना देख। शेन लान हंसकर बोली। इस बार हमारी क्लास का औसत स्कोर क्लास 1 से 0.2 पॉइंट ज्यादा आया है। यस। क्लास में जैसे भूकंप आ गया। हंसी, तालियां, चीख पुकार, सब कुछ। क्लास 7 उछल पड़ा खुशी से। शेन लान की आंखों में गर्व झलक रहा था। ये जीत आसान नहीं थी। अब धीरे धीरे क्लास शांत हुई। सबकी नजर फिर से उसी एक इंसान पर गई, शेंग यांग। अगर वो ना होती तो हम कभी क्लास 1 को पीछे नहीं छोड़ पाते। अब उन्हें पछतावा हो रहा था कि उन्होंने कभी सोचा था कि वो ट्रांसफर स्टूडेंट उनका एवरेज गिरा देगी। हम कितने बेवकूफ थे। उधर क्लास 1 ली मेई नाम की टीचर क्लास 7 की चीख पुकार सुनकर तिलमिला गई। हाफ, बड़ा क्या कर लिया, बस मैथ्स का एग्जाम ही तो था। क्लास 1 में उस वक्त मिस्टर झेंग मैथ्स पढ़ा रहे थे। तभी ली मेई तूफान की तरह अंदर घुसी। मिस्टर झेंग चौंक गए। मैम, ये मैथ्स क्लास चल रही है। ली मेई ने अकड़कर कहा। मालूम है, 2 मिनट बोलकर निकल जाऊंगी। वो हाथ सीने पर बांधे खड़ी थीं, गुस्से से लाल। स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाने लगे। आज तो मैडम आग उगल रही हैं। हालांकि ली मेई को डायन नन्स भी कहा जाता था, क्योंकि वो कभी मुस्कराती नहीं थीं। पर आज तो वो दहाड़ रही थी। जब पिछली बार क्लास 7 औसत में पास आ गई थी, तब भी उन्होंने बच्चों को डांट डांट कर पागल कर दिया था। कम से कम 10 नंबर से ज्यादा होना चाहिए था। क्या तुमने दिमाग घर छोड़ दिया था? कुछ स्टूडेंट मन ही मन बोले। इतना आसान लगता है तो आप ही कर लीजिए, मैडम। असल में ली मेई चीनी भाषा की टीचर थीं और मैथ्स में एकदम 0। अब उन्होंने लिस्ट निकाली। अब मैं उन लोगों के नाम लूंगी जिनके मार्क्स सबसे ज्यादा गिरे हैं। हद है। ये मैथ्स क्लास है, लेकिन इस डायन को किसी की परवाह नहीं। क्लास में कुछ स्टूडेंट्स घबरा गए। लो शु ने अपनी सीटमेट से कहा, शेंग युए, तुम्हारे फुल मार्क्स आए हैं, तुम्हें तो कुछ नहीं होगा। पर मेरा क्या होगा? शेंग युए मुस्कराई।
मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ मैथ्स में। आंखों में थोड़ा घमंड भी झलक रहा था। ओ युए, तुम कितनी प्यारी हो। लूशू ने उसका हाथ थाम लिया। तुम ही तो हो जिसकी वजह से मेरी नैया पार लग सकती है। अध्याय 28। ये लड़की आखिर आई कहाँ से है? क्लास में सब सन्न थे और तभी ली मेई ने कुछ बच्चों के नाम पुकारे जिन्हें डांट पड़ने वाली थी। फिर उसकी नज़र सीधे हन जिंग्यू पर गई। वैसे तो उसके मन में था कि हन जिंग्यू को भी डांटना चाहिए क्योंकि वो हमेशा टॉप करता था, लेकिन इस बार उससे पहली रैंक छिन गई थी। पर जैसे ही वो कुछ कहने को हुई, खुद को रोक लिया। हन जिंग्यू, उसका नाम ही काफी था। उसे डांटना मतलब स्कूल में बवाल मचाना। तो ली मेई ने घूरते हुए अपना अगला निशाना चुना। शेंग युए एकदम चौंक गई। शरीर में एक झटका सा लगा और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसी वक्त एक लड़का खड़ा हुआ और बोला, ली मैम। शेंग युए ने तो इस बार गॉड हन को भी पीछे छोड़ दिया था। वो ही तो फर्स्ट आई है। ली मेई का चेहरा तमतमा गया। किसने कहा तुमसे ये सब? जिसने फुल मार्क्स लिए वो न तो शेंग युए है, नहीं हमारी क्लास से कोई और। पूरी क्लास हक्की बक्की रह गई, लेकिन सबसे ज्यादा असर हन जिंग्यू पर पड़ा। उसका चेहरा जो हमेशा शांत रहता था, उसमें हलचल सी होने लगी। उसकी आंखों में एक चमक थी, किसी चुनौती को पहचानने वाली। यहाँ तक कि उसका नींद में झूमता डेस्कमेट भी चौंक कर जाग गया। जब सबको पेपर मिले, शेंग युए ने अपना स्कोर देखा, सिर्फ 138। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया, जैसे किसी ने उसकी सारी ऊर्जा खींच ली हो। उधर उसकी बेंचमेट लूशू को घेरकर सब बच्चे तारीफों के पुल बांध रहे थे। अरे वाह लूशू, तेरा स्कोर तो 140 आ गया। तू तो छा गई यार। लूशू मुस्कुरा रही थी। मेरे पापा ने मेरे लिए एक नया ट्यूटर ढूंढा है। वो एग्जाम के सवाल पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं। वही सवाल मैंने प्रैक्टिस किए थे। क्या बात है? उसका नंबर देना। जरूर दूंगी। वो टीचर सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं, हैंडसम भी है। शेंग युए के मन में भी आया कि वो ट्यूटर का नंबर मांगे, लेकिन तभी उसे याद आया, वो तो हमेशा कहती थी कि उसे किसी ट्यूटर की जरूरत ही नहीं। अब जाकर मांगती तो कितनी बेइज्जती होती। उसके मन में सवाल उठे, अगर लूशू उसकी इतनी अच्छी दोस्त है तो उसने खुदाकर उसका नंबर क्यों नहीं दिया? लूशू की चमक और शेंग युए की फीकी पड़ती छवि शेंग युए को अंदर ही अंदर चुभने लगी। वो सोच रही थी, अभी तो कह रही थी मुझसे मैथ सीखना है, और अब अपने ट्यूटर की तारीफों के कसीदे पढ़ रही है। कितनी मतलब परस्त है। उसी समय मिस्टर झेंग, जो मैथ टीचर थे, अभी तक क्लास में ही थे। उन्होंने बोर्ड पर खड़े होकर सबको बताया, बच्चों, ये पेपर उस स्टूडेंट के हैं जिसने इस बार फुल स्कोर लिया। उसकी सोच, उसका तरीका बहुत ही लॉजिकल और प्रभावशाली है। सब इसे ध्यान से पढ़े। हन जिंग्यू, इन्हें बांट दो। अब तो पूरे क्लास में फिर से खलबली मच गई। अरे, वो कौन है जिसने गॉड हन को भी हरा दिया? क्या वो हमारी क्लास से है या फिर कहीं और से? शेंग युए भी उत्सुक हो उठी। वो भी जानना चाहती थी कि आखिर ये चमत्कारी छात्र है कौन? हन जिंग्यू ने पेपर उठाया। जैसे ही उसकी नज़र उन उत्तरों की लिखावट पर पड़ी, वो थोड़ी देर के लिए ठहर गया। लिखावट में एक खास अंदाज था, बहुत आत्मविश्वास, बहुत साफ सोच। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप सबको पेपर बांट दिए। अब सबकी नजरें एक तरफ मुड़ गईं, शेंग युए की ओर। अरे, शेंग युए, शेंग यांग तुम्हारे अंकल की बेटी है ना? क्या वो बाइलुआन विलेज से आई है? इतना जबरदस्त मैथ सॉल्व करती है, यकीन नहीं होता। मैंने तो उसे ब्रेनलेस कहा था। अब लग रहा है असली ब्रेनलेस तो मैं हूँ। उसके स्कोर के बिना तो क्लास 7 कभी हमारी क्लास को नहीं हरा पाती। ओह नो, ली मैम ने तो गलती कर दी उसे रिजेक्ट करके। अब मैं चाहता हूँ कि वो मेरी क्लासमेट हो। आखिर ये लड़की है कौन? अब जो भी पहले लूशू के इर्दगिर्द मंडरा रहे थे, वो सब शेंग युए के पास आ गए। हर कोई उससे सवाल पूछ रहा था शेंग यांग के बारे में, लेकिन शेंग युए के चेहरे पर एक मजबूर सी मुस्कान थी।
उसका दिल जल रहा था। वो गाँव की लड़की, वो कैसे फर्स्ट आ सकती है? पर तभी उसकी नजर पड़ी हन जिंग्यू पर। वो बिल्कुल शांत था, चेहरा बिना किसी भाव के, लेकिन शेंग युए के होठों पर एक धीमी सी मुस्कान आ गई। शायद वो सोच रही थी, अभी सब ठीक है, जब तक हन जिंग्यू मेरे साथ है मैं हार नहीं सकती। अध्याय 29। बड़े भैया के मुकाबले इस पर तो बहुत नरम दिल है। शेंग युए ने धीरे से सिर घुमाया और हन जिंग्यू की तरफ देखा। वो एकदम शांत बैठा था, चेहरे पर कोई भाव नहीं। शेंग युए के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। चलो, चाहे शेंग यांग ने मैथ्स में उसे पीछे छोड़ भी दिया हो, लेकिन हन जिंग्यू के दिल में मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। उसे पूरी उम्मीद थी, एक एग्जाम से कुछ नहीं बदलता। पर जो वो नहीं देख पाई, वो ये था कि हन जिंग्यू के हाथ में शेंग यांग का पेपर था। वो उसकी हल्की सी झुकी हुई पर धारदार लिखावट को बहुत देर तक देखता रहा। उसकी गहरी आंखों में कुछ चल रहा था, एक अनकहा एहसास। उधर क्लास 7 के बच्चों की चाल ही बदल गई थी। वो अब क्लास 1 के सामने ऐसे चल रहे थे जैसे केकड़े, छाती चौड़ी, आंखों में चमक और दिल में जोश। वाह, क्या बदला लिया है! उन्हें खुद पर फख्र था, लेकिन एक को लेकर उनके मन में हल्की ग्लानि थी, शेंग यांग। अब उन्हें लग रहा था कि उन्होंने उसे गलत समझा। हमने तो मोती को सीप समझ लिया था। वो माफी मांगना चाहते थे, लेकिन शेंग यांग तो अपनी ही दुनिया में थी। कभी किताबों में डूबी, कभी मैथ के पेपर पर कुछ लिखती रहती। उन बच्चों को कुछ समझ नहीं आता था कि वो क्या लिख रही है। उसे परेशान करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। यहाँ तक कि जब किसी को उसके पास से गुजरना होता, तो वो भी धीरे धीरे पाँव रखते हुए निकलते। स्कूल जल्दी ही छूट गया। सिर्फ 2 लोग थे जो उससे खुलकर बात करते थे, फांग डो, उसकी डेस्कमेट, और ओ ये, जो अब उसका दोस्त बन चुका था। बाकी सब बस दूर से निहारते थे, क्योंकि अब वो उनके लिए बन चुकी थी एक नई गॉड। और शेंग यांग ने जो कहा था, वो निभाया भी। उसने कहा था कि कम से कम 2 विषयों में टॉप करेगी, और अब तो उसने 3 विषयों में क्लास 7 को पहला स्थान दिलाया। शेंग परिवार का घर। शेंग यांग जैसे ही घर आई और दरवाजा खोला, स्लिपर्स बदलने का भी मौका नहीं मिला। कांग वेइझेन, उसकी माँ, एक प्याली लिए सामने खड़ी थी, चेहरा मुस्कुराता हुआ। यांग यांग, तुम्हारा फेवरेट बर्ड्स नेस्ट सूप। गर्मागर्म। शेंग यांग की आंखों के कोने हल्के से फड़के। फिर से? पहले दिन जब उसने पी लिया था, तब से लगभग हर दिन यही सूप सामने होता। अब चाहे पसंद भी हो, रोज रोज कौन पिए। वैसे भी उस दिन तो बस उसने ऐसे ही चुन लिया था। ऐसा भी नहीं कि वो उसका दीवानी हो। वो धीरे से बोली, माँ, आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। असल में वो कहना चाहती थी, अब ये सूप मत दीजिए, लेकिन उसे पता था, कांग वेइझेन फिर पूछती तो क्या खाओगी, इसलिए उसने बात वही रोक दी। लेकिन माँ की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बच्ची कितनी समझदार है। शेंग यांग थोड़ी चौंक गई। मैंने ऐसा क्या कह दिया? और तभी माँ ने उसे बाहों में भर लिया। एक गर्माहट भरी, भीनी सी खुशबू की झप्पी। शेंग यांग का शरीर एक पल को अकड़ गया। वो ऐसे खुले अपनापन की आदत में नहीं थी। लेकिन अजीब बात ये थी, उसे ये अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसे सच में महसूस हो रहा था कि कांग वेइझेन उससे दिल से प्यार करती है। कई मिनटों तक गले लगाने के बाद माँ ने उसका हाथ थामा और उसे अंदर ले आई। सोफे पर बैठीं, कुछ सोचने लगी, फिर कुछ कहने जा ही रही थी। असल में उन्हें स्कूल से पता चला था कि आज मैथ का रिजल्ट आया है, और इस बार का टेस्ट बहुत मुश्किल था। टॉपर्स तक फिसल गए थे। माँ के दिल में चिंता थी, बेचारी बेटी, अभी तो स्कूल में एडजस्ट भी नहीं कर पाई और इतने कठिन सवालों से 2-4 हो गई। उसी वक्त शेंग यूशी, शेंग यांग का भाई, घर लौटा। दरवाजे से सीधा लिविंग रूम पहुंचा और चहकते हुए बोला, माँ। कांग वेइझेन का जवाब एकदम सादा था। उनका बेटा था, लेकिन अब तो सब कुछ बेटी के इर्द गिर्द घूमता था।
शेंग यूशी इस बात का आदी हो चुका था। वक्त ने उसे मजबूत बना दिया था। लेकिन हाँ, माँ तो बड़े भाई के लिए हमेशा बहुत नरम थी। अब शेंग यूशी ने सोचा, मुझे ये खबर खुद माँ को बतानी चाहिए। पता नहीं दीदी ने उन्हें बताया या नहीं। उसने एक चमकती मुस्कान के साथ माँ की ओर देखा। माँ, आपको एक जबरदस्त बात बतानी है। अध्याय 30। क्यों न एक क्लास नीचे से शुरू करें? कांग वेजिन, माँ, ने थकान से भरी सांस ली और अपनी आंखों के बीच की पेशियों को मसलते हुए बोली, रुको जरा, मुझे अपनी बेटी से एक जरूरी बात करनी है। शेंग यूशी, भाई, तुरंत बोल पड़ा, माँ, रुक नहीं सकता, जो बताने जा रहा हूँ, सुनते ही आप बहुत खुश हो जाएंगी। पर वो इतना जोश में था कि ये नहीं देख पाया कि माँ पहले ही चिढ़ी हुई थी। चुप रहो, कांग वेजिन एकदम से तेज आवाज में चिल्लाई। शेंग यूशी का मुंह एकदम बंद हो गया और वो धीरे से सिकुड़कर एक शुतुरमुर्ग की तरह एक कोने में दुबक गया। पर उसके दिल में जो खुशी का धमाका था, उसे बताने की तड़प अब भी जिंदा थी। बस अब वो एक मासूम सी बच्ची की तरह माँ की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखता रहा। कांग वेजिन ने फिर शेंग यांग की तरफ मुड़ते हुए अपने गुस्से को दबाया और प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, हाँ, यांग यांग, मैं हमेशा इतनी गुस्सैल नहीं होती। फिर शेंग यूशी की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये लड़का तो ऐसा है, मानो डांट खाना इसका शौक हो। शेंग यांग, मुझे पता है, वो इस माम बेटे की नोकझोंक पहले भी देख चुकी थी। कभी कभी तो उसे लगता था कि शेंग यूशी जानबूझकर डांट खाने के बहाने ढूंढता है। अब असली मुद्दे की ओर आते हुए कांग वेजिन गंभीर हो गई। मैं ये सोच रही थी, क्या तुम 12वीं क्लास की बजाय 11वीं से शुरू करना चाहोगी? फिर जल्दी जल्दी जोड़ा, मतलब, मुझे गलत मत समझना, बेटा। बस मुझे लगा कि 12वीं से सीधे शुरुआत करोगी तो बहुत टेंशन होगा। सबके लिए मुश्किल होता है, तुम्हारे लिए भी हो सकता है। वो हर शब्द सोच समझकर बोल रही थी, ताकि शेंग यांग को बुरा न लगे। शेंग यूशी ने ये सुना और उसकी आंखें एकदम फैल गईं, जैसे किसी ने उसके मुंह में मिर्च डाल दी हो। लेकिन माँ की डांट का डर ऐसा था कि कुछ बोल भी नहीं सकता था। बस हाथों से इशारे करने लगा, गर्दन हिलाकर समझाने की कोशिश करता रहा। कांग वेजिन ने उसे घूरते हुए कहा, चुप रहोगे जरा? जी मैडम, अंदर ही अंदर कांपता हुआ। अब शेंग यांग ने बिना जरा भी झिझक के कहा, शायद मैं दूसरों से अलग हूँ। कांग वेजिन ने एक लंबी सांस ली और थोड़ी सी पीछे झुक गई। इस बच्ची का कॉन्फिडेंस तो देखो, वो सोच रही थी, अगर ये बार बार कोशिश करेगी और सफल नहीं हुई तो इसका दिल टूट जाएगा। पर फिर भी बेटी की हिम्मत ने उन्हें चौंका दिया। शेंग यूशी अब भी सिर हिलाए जा रहा था, जैसे कोई ड्रामा देख रहा हो। अब कांग वेजिन ने संयम से कहा, ठीक है, अगर तुम 11वीं से नहीं शुरू करना चाहती तो मैं तुम्हारा समर्थन करती हूँ। पर क्या मैं तुम्हारे लिए एक ट्यूटर का इंतजाम कर सकती हूँ? फिर उन्होंने एक फाइल पकड़ाई। उसमें भरे थे दुनिया भर के बेस्ट ट्यूटरों के नाम। ये देखो, अगर विदेशी यूनिवर्सिटी वाले चाहिए तो ये सब आईवी लीग के टॉपर्स हैं। अगर देश के ट्यूटर चाहिए तो बीजिंग यूनिवर्सिटी और त्सिंगहुआ के टॉपर्स भी है। और अगर स्कूल टीचर्स चाहिए तो ये देश के टॉप 10 टीचर्स हैं। मतलब, हर कैटेगरी के उस्ताद तैयार है। शेंग यांग ने इस बार फाइल को ध्यान से देखा, फिर आराम से सोफे पर पीछे टिक गई और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मुझे नहीं लगता कि ये लोग मेरी मदद कर पाएंगे। कांग वेजिन का मुंह खुला का खुला रह गया। मतलब, क्या यांग को इनकी पढ़ाई समझ नहीं आएगी? शायद। उसका सोचने का तरीका ही अलग है। मेरी गलती है, उन्होंने सोचा। मुझे ये पहले समझना चाहिए था। अब माँ फिर सोचने लगी, चलो कोई और ट्यूटर ढूंढती हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ सोचती, शेंग यांग ने अपना बैग खोला और एक परीक्षा पत्र निकालकर उनकी तरफ बढ़ा दिया, एकदम आराम से, जैसे कोई सामान्य बात हो। कांग वेजिन कुछ और कहने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र उस पेपर पर पड़ी,
उनकी आंखों में एकदम चमक आ गई। हाथ कांपने लगे, जैसे किसी ने उबलता पानी पकड़वा दिया हो। ये क्या है? क्या मेरी बेटी ने